हे गाइस, वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार सचिवालय सहायक प्रैक्टिस सेट 10 को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि एडिटोरिया बुक का है। आज का अपना पहला क्वेश्चन होगा, 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीती है। तो दोस्तों ये किस राज्य ने जीती है, तो वो हरियाणा हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। हाँ, झारखंड को ही हरा कर ये खिताब जीती है दोस्तों। हरियाणा ने एक्चुअली झारखंड को हरा कर जीती है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था दोस्तों, तो इसका आयोजन मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया था दोस्तों ना, इम्फाल में, याद रखिएगा। तो ऐसे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, द लाइट ऑफ एशिया। तो द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों, और ये बुद्ध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों सूर सरोवर झील जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है दोस्तों, और इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया 2020 में दोस्तों, है ना। 2020 में इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है दोस्तों, नवंबर के महीने में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 2020 में किस किस झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया, फिर किस किस को रामसर स्थल में जगह दिया गया दोस्तों उसकी सूची में, तो ये आपका महाराष्ट्र का आपका लोनार झील आ जाता है दोस्तों, और उत्तराखंड का आसन बैराज आ जाता है, और एक बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट कांवरताल झील आ जाता है दोस्तों, जो कि बिहार के बेगूसराय में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कांवरताल झील। और इन सभी को 2020 में रामसर साइट की श्रेणी में शामिल किया गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, वो बने हैं माणिक शाह। कौन बने दोस्तों, माणिक शाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, और ये किसको हरा कर बने हैं दोस्तों, मतलब किसके जगह पे बने हैं एक्चुअली, तो ये आपके देव कुमार के जगह पे इनको मुख्यमंत्री का पद मिला है दोस्तों, देव कुमार के जगह, जबकि पहले मुख्यमंत्री देव कुमार हुआ करते थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो ये राजेंद्र कुमार भंडारी है, राजेंद्र कुमार भंडारी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनको परिस्थितिकी विकास सोसाइटी, मतलब कि संस्थागत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में दोनों में इनको उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनको चुना गया है दोस्तों, और इनको ये पुरस्कार मिला है 2020 में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये हरियाणा के गुरुग्राम में इसकी स्थापना की गई दोस्तों, है ना। आपका गुरुग्राम के फारूक नगर में इसकी स्थापना की गई दोस्तों, और ये अनुपूर्ति के नाम से बनाई गई ग्रेन एटीएम थी, जो कि मशीन थी एक्चुअली में, है ना। और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे फारूक शहर में आपका फारूक नगर में स्थापित किया गया है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक बड़े स्केल के काम को छोटे स्केल पे उसका उपयोग किया जाए, छोटे स्केल पे उसको मतलब पहले प्लांट किया जाए। जैसे कि एक बहुत बड़ा स्केल पे काम करना, जैसे मान लो कि इसको पूरे इंडिया में अप्लाई करना था, उसके पहले कहीं एक छोटे से जगह पे देखा जाएगा ना करके कि उससे क्या प्रॉफिट आ रही है, क्या इसका कॉस्ट आ रहा है, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, इन सारे पैरामीटर्स पे इसको देखा जाएगा, है ना। उससे क्या नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंट को क्या नुकसान है, इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा है, कहाँ तक नुकसान हो सकता है, कहाँ तक फ़ायदे हो सकते हैं, मतलब सारे एस्पेक्ट पे इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद अगर ये बेनिफिशियल रहता है, सारे चीज़ों में अगर पॉजिटिविटी रहती है, मतलब सारे तो नहीं हो पाते माइट भी, लेकिन बहुत हद तक मैक्सिमम चीज़ों पे हो सकती है जहाँ से इसको एक बड़े स्केल पे इस प्रोजेक्ट को अप्लाई किया जा सकता है। तो ऐसे मतलब छोटे वाले प्रोजेक्ट को हम लोग पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं दोस्तों, और बड़े बड़े स्केल को हमको पता ही है एक्सक्यूशन हो जाता है। तो ये सारे रीज़न रहेंगे। मुझे लगता है आपको पायलट प्रोजेक्ट की समझ होगी। चलिए, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बनी है दोस्तों, तो ये भावना कंठ है ना, भावना कंठ बनी है दोस्तों। ये 72वें गणतंत्र दिवस परेड में इन्होंने प्लेन उड़ाई थी दोस्तों, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, मैं इसको कर दे रहा हूँ भावना कंठ। चलिए, विश्व आर्थिक मंच WEF का आयोजन कहाँ हुआ। तो दोस्तों दावोस में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों, और इसमें भारत के तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों, है ना, कि भारत के तरफ से किसने भाग लिया था, तो पीयूष गोयल ने भाग लिया था दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गई। आत्मनिर्भर महिला योजना, तो इसकी शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा की गई दोस्तों,
है ना। और इस योजना के तहत बैंक महिलाओं के लिए 0.50% रियायत का ऋण उपलब्ध कराएगा, है ना, लोन प्रदान करेगा 0.50% रियायत पर, है ना, मतलब 0.50% रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा, लोन प्रदान करेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? मुझे लगता है इसका आंसर आपको एकदम इजीली पता होगा दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला खाड़ी देश है जिसका दूतावास इजराइल में स्थापित हुआ है दोस्तों, है ना। चलिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, वृत्तीय पथ पर गति करती है मतलब एक ऐसा सर्कुलर पाथ होगा, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, एक सर्कुलर ऐसा पाथ होगा, है ना, और इस पर गति करेगी कोई भी चीज़ें, गति करती है तो घूर्णन करती है, तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? देखो दोस्तों, हमें क्या सोचना है सबसे पहले, ये हम हैं यहाँ पे, है ना, और हमने क्या किया हुआ है कि एक रस्सी में बांध लिया है किसी चीज़ को, मैं यहाँ ऐसे कलर से दे रहा हूँ, एक रस्सी में किसी चीज़ को बांध लिया है। मान लो कोई एक बड़ा सा, एक छोटा सा ईंट है, रस्सी में बांध दिया है और इसको चारों तरफ घुमाए जा रहे हैं। देखो ऐसे इस डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, इससे भी या इससे भी। तो ये क्या होता है एक्चुअली में, जैसे ये यहाँ पे आएगा ना, ये यहाँ पे आएगा ना, तो क्या होगा, हमारा हाथ जो है वो इसके तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन ये जो इधर से फोर्स लगाएगा ना, एक रस्सी पे तो एक तनाव आ जाता है ना, पहले तो ये तनाव आ जाता है ना, तो ये इसके तरफ एक फोर्स लगाएगा, इसके तरफ हमेशा अंदर के तरफ। देखना, जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप अपना हाथ घुमाना बंद करोगे ना, तो देखना वो धीरे धीरे नीचे के साइड होते जाएगा, नीचे के साइड होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके हाथ के नीचे ये बॉल ऐसे गिर जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो आप हाथ रोटेट करते हो, जब हाथ आप रोटेट करते हो तो क्या होता है एक्चुअली में, वो हैंड का एक मूवमेंट आपका ऐसा होगा कि जो बॉल के डायरेक्शन, बॉल के तरफ ही आपका वो मूव करता रहेगा। आपने फील किया ही होगा, ऑफ कोर्स किया होगा, है ना। तो उसी को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं दोस्तों, है ना। और बॉल जो आपके तरफ एक बल कर रहा है, फोर्स लगा रहा है रस्सी के माध्यम से, तो उसी को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर इसको फॉर्मूले में बात की जाए कि किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो ये आपका डिपेंड करता है मास, जो बॉल की मास है, क्योंकि बहुत बड़ा अगर मास का बॉल होगा या फिर समथिंग होगा तो उसका अभिकेंद्रीय बल कुछ अलग होगा दोस्तों, है ना। मास वाइज वैरी करता है। आप एक बहुत सारा क्या करो, पेपर को फोल्ड करके और बहुत सारा करके उसको बांध के बनाओ, और एक आपका टेनिस बॉल है, दोनों में डिफरेंस देखना, दोनों में अगर घुमाओगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। रस्सी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना तनाव है इस वजह से, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो मैं अगर बात करूँ कि किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है, तो इसमें आपका आ जाता है मास, फिर वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या है, कितने स्पीड से नाच रहा है वो, है ना, कितने स्पीड से वो नाच रहा है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है हमेशा। और फिर उसका जो रेडियस होता है ना, यहाँ से मिडिल से इसका जो रेडियस हो जाएगा, ये वाला आर जो हो जाएगा, इसका अपोनेंट होता है हमेशा। ये जितना छोटा होगा ना उतना ये बड़ा जाएगा, जितना ये बड़ा होगा ना, रस्सी बड़ा करते जाओ, देखना इसका जो वेलोसिटी है वो लगभग कम होते चला जाएगा। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होगा, जो अभिकेंद्रीय बल है वो कम होते चला जाएगा। बहुत बड़े रस्सी को लेकर आप घुमाओगे तो नहीं वो अच्छे से घूम पाएगा, जितना छोटा रस्सी को आप घुमा सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, है ना, वो भी एक लिमिट तक ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो इसका तो आपको पता चल ही गया होगा, 11 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अभिकेंद्रीय बल होता है एक्चुअली में, देखो एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल मतलब देखो, ये जो बॉल जो ऐसे घूम रहा है ना, तो ये अंदर की तरफ जो फोर्स लगा रहा है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और जो बाहर की तरफ ऐसे फोर्स जा रहा है ना, इसके बाहर की तरफ, के बाहर ये अगर रस्सी से टूट जाता है तो बाहर की तरफ भी तो जाता है ना, गिरता तो बाहर की तरफ, ये जो सर्कल वाला लाइन है इससे बाहर की तरफ ही जाएगा, तो इसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल जो कि नीचे की तरफ खींचता है, जिससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ना, याद रखिएगा। अर्थ
लगाता है ना किसी भी वस्तु पे। चलिए, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो क्या होगा दोस्तों? भूमि पर गिराया जाता है तो जब वो वस्तु भूमि को छूती है, मतलब यहाँ पे इसने जब जहाँ पे टच किया हुआ है, तो इसमें से कौन सी ऊर्जा निहित होगी, कौन सी ऊर्जा उसमें स्टोर होगी दोस्तों? तो देखिए, ये ऑलरेडी यहाँ पे गति में है, तो यहाँ गति ऊर्जा ही नहीं यहाँ पे स्टोर होगा दोस्तों। जब वो ऑटोमेटिक आके टकरा गया वहाँ पे, यहाँ आके टकरा गया, तो क्या होगा? इसमें गतिज ऊर्जा जो होगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें स्टोर हो जाएगा ना। तो गतिज ऊर्जा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए ना, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है दोस्तों? तो 4 गुनी हो जाती है ना, याद रखिएगा। और द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है, यह तो आपको पता ही है। तो दोनों डिपेंडेंसी होती है, जैसे ही आपने पढ़ा भी था, हाफ mv²। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा, है ना, जिसमें m द्रव्यमान है और v आपका वेग है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों, ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण संभव हो पाता है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपको पता ही है, लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका परिकिरण सबसे कम होता है और ब्लू कलर का परिकिरण सबसे अधिक होता है। इसी वजह से हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है ना। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। तो किसको रोका जाता है दोस्तों? पीवीसी करके। तो शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। आपने देखा ही होगा, बहुत सारे ऐसे खुले में भी तार पहले हुआ करते थे, अभी भी हैं बहुत जगह पे, लेकिन मैक्सिमम को अब क्या किया जा रहा है दोस्तों? तो पीवीसी कोटिंग किया जा रहा है, पीवीसी द्वारा कोटिंग किया जा रहा है दोस्तों। और ये इसीलिए किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके, है ना। तो ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और विद्युत पर जो परिपथ होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है दोस्तों? तो फ्यूज होता है, आपको पता ही। और फ्यूज शीशा और टिन की मिश्र धातु का बना होता है, ये भी ध्यान रखना है। फ्यूज का जो वायर होता है एक्चुअली में वो शीशा और टिन की मिश्र धातु का बना होता है। चलिए, एक फेम्टो किसके बराबर होता है दोस्तों? तो एक फेम्टो 10⁻⁻15 के बराबर होता है, फेम्टो, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 10⁻18 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये होता है दोस्तों एक एक्सा। एक्सा मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, एक्सा, 1 एक्सा 10⁻18। और 10⁻⁻12 कितना होता है दोस्तों? तो एक पीको होता है ना, याद रखिएगा। और 10⁻15 क्या होता है दोस्तों? तो ये भी आपका फेम्टो होता है ना, सॉरी पेटो होता है, पेटा। 10⁻⁻15 जो 15 होता है वो फेम्टो होता है, और 10⁻15 जो होता है वो पेटा होता है दोस्तों, ना, पेटा मैं लिख दे रहा हूँ, पेटा, है ना। चलिए, याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁻9 होता है दोस्तों। 10⁻�9 जो होता है वो नैनोमीटर होता है। 10⁻6 जो होता है वो माइक्रोमीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सेंटीमीटर 10⁻2 होता है दोस्तों, सॉरी 2 होता है। चलिए, 10⁻³ होता है दोस्तों वो किलोमीटर होता है। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। पहले वो रुकी हुई थी, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 0 था। चलनी स्टार्ट करती है तो ये 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, 2 सेकंड में। टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, 2 सेकंड। और फाइनल जो मतलब वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ है दोस्तों, कितना? 5 मीटर पर सेकंड दिया है। तो इसका त्वरण पूछ रहा है दोस्तों। अब देखिए, 3 पैरामीटर दिए हुए हैं और एक पूछ रहा है, तो इससे रिलेटेड कोई ऐसा रिलेशन बनता है क्या जो आपको याद हो? तो देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड जो है वो कौन सा है दोस्तों? आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन बराबर, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन बराबर फाइनल जो कि दिया हुआ था माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ये फार्मूला आपको बनता है, याद होना चाहिए, है ना। ये फार्मूला है एक्सेलरेशन बराबर v - u/t। अब ये जो v होता है वो फाइनल वेलोसिटी है और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और t आपका समय दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो मुझे लगता है ये इस पर रख के पुट करके निकाल सकते हो आप इसलिए ना। देखते हैं, a का वैल्यू निकालना है। v आपका कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो v आपका 5 दिया हुआ है, तो पहले हम लोग 5 रखेंगे, 5। फिर मैं दूसरा कलर कर दे रहा हूँ, 5 माइनस u जो है दोस्तों, काहे कि वो स्टार्टिंग में
जीरो था, है ना, क्योंकि वो पहले स्थिर था ना, जीरो। फिर टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो टाइम यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिया हुआ है, तो इससे आप निकाल सकते हो इजीली, 2.5 हो जाएगा, 5/2 इक्वल टू 2.5। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल भी अगर हम लोग सोच ले तो इसका इजीली बता सकते हैं। बल मतलब फोर्स, विस्थापन हमने किसी चीज़ पे फोर्स लगाई, और विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी वस्तु का स्थानांतरण होना ही विस्थापन कहलाता है ना। तो अगर हमने फोर्स लगाई और ये चीज़ें यहाँ से यहाँ पे चली गई, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई काम हमने किया ना, ये तो कोई काम ही हो गया ना, तो काम मतलब कार्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इजी है ना, हमने कोई फोर्स लगाई, अगर मान लो किसी चीज़ को उठाना ही है तो इस पर फोर्स लगा के ही तो उठाएंगे ना, और यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये तो एक काम ही हुआ ना एक्चुअली में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। और ये जो आपका कार्य होता है, काम जो होता है दोस्तों, ये एक अदिश राशि होता है, याद रखेंगे, अदिश राशि। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, ये भी याद रखिएगा, है ना, एसआई मात्रक जूल होता है, न्यूटन मीटर। चलिए, 1 किलोवाट घंटा डैश के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है दोस्तों। चलिए, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तो दोस्तों, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकसित थी दोस्तों, विकास थी एक्चुअली में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को सम्मिलित किया गया है दोस्तों। तो ये दोनों के दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, ये केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना। इसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं, कहीं खाद वितरण होता है दोस्तों, अनाज वितरण होता है ना, जैसे कोटे से हम लोग को मिलता है ना दाल चावल समथिंग ऐसा, तो ये सारी चीज़ें होती है जो बीपीएल वर्ग के लोगों को भी मिलती है। फिर और भी बहुत सारी मतलब इसके क्राइटेरिया के अंदर भी होती है, जैसे कुछ सेंटर से मिलते हैं तो कुछ अपने राज्य सरकार से भी मिलती हैं, तो इन दोनों के द्वारा इसको परिचालन किया जाता है दोस्तों, ना, संचालन किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, इस नीति को हम लोग आय एवं व्यय नीति और आपका बजटीय नीति के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसका जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होता है। तो कितने से अधिक होता है दोस्तों, 500 से अधिक होता है ना। अगर किसी गांव की जनसंख्या 500 से अधिक है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की जाएगी दोस्तों, और वहाँ पे जो भी सड़कें बननी होती है तो बनेगी ना, उसको अटैच किया जाएगा मेन रोड से। इन पादप रोगों में जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो किस पादप रोग में दोस्तों जीवाणु जनित रोग नहीं होते हैं। तो आपका मूंगफली का टिक्का रोग हो गया, जैसे मूंगफली का टिक्का रोग राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका कवक जनित रोग होता है। और बाकी की बात कर ली जाए तो नींबू में कैकर रोग, धान की अंगमारी रोग, गेहूं में बिलगन रोग, ये सभी के सभी जीवाणु जनित रोग होते हैं दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए, डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, वो कौन सा होता है, वो बीजपत्र होता है दोस्तों, है ना। बीजपत्र पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है दोस्तों। और आवृत्ति बीजी पौधे के बीज पात्रों की संख्या के आधार पर पौधे के 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है आपका बीजपात्री पौधे और एक होते हैं द्विबीजपात्री पौधे, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। एक बीजपात्री पौधे का अगर उदाहरण बात किया जाए तो लहसुन, प्याज, खजूर हो जाता है। और द्विबीजपात्री पौधे की बात कर ली जाए तो इसमें सेब, शलजम, कपास आ जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए,
व्हिटिकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो कौन सा समूह शामिल नहीं है दोस्तों? तो वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ दोस्तों है ना। विटकर RH विटकर के अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। एक का नाम है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया जिसको पादप कहते हैं दोस्तों, और एक फंजाई और एक आपका एनिमैलिया है ना। तो ये पांचों के पांचों रहेंगे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इसमें शामिल नहीं है ना। बाकी कवक, प्रोटिस्टा, एनिमैलिया, प्रोटोजोआ एक्चुअली इसमें शामिल नहीं है ना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाला गया जाता है तो सिस प्लाज्मा को क्या कहते हैं? जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो जो बचा हुआ पार्ट होता है प्लाज्मा का उसको सेरम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सेरम है ना, सेरम। याद है सेरम इंस्टीट्यूट? हाँ सेरम कहते हैं ना, याद रखिएगा। अब देखो ये एक्चुअली रक्त का ही तो पार्ट होता है, ब्लड का ही तो पार्ट होता है। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों? तो देखो ब्लड में सबसे ज़्यादा 90% जल होता है, याद रखना 90% जल होता है। लिख दे रहा हूँ 90% जल होता है, 90%। और आपका प्लाज्मा कितना होता है दोस्तों? तो 50 से 60% का, सॉरी 55 से 60% तक का प्लाज्मा होता है दोस्तों ब्लड में। 90% तो वाटर ही होता है एक्चुअली में। और फिर आपका कुछ 7% के लगभग प्रोटीन होती है इसमें। 7% प्रोटीन हो गया, 0.9% लवण हो जाता है दोस्तों, 0.9%, और 0.1% ग्लूकोज और जो भी पदार्थ होते हैं वो सारी के सारी इसमें आ जाती है ना 0.1% में, याद रखना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा जनित रोग नहीं है दोस्तों? तो देखते हैं इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, पेचिस, बी और सी दोनों। तो यहाँ पे दोस्तों जो पेचिस हो जाएगा ना, पेचिस, ये एक्चुअली में आपका विषाणु जनित रोग नहीं है दोस्तों, है ना, विषाणु जनित रोग नहीं है, याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें आप देख सकते हो। देखो एक तो एक वायरस और दूसरा है बैक्टीरिया, ये दोनों के बारे में हम लोग मेनली देखते हैं ना। तो वायरसेस में आपके आ जाएंगे, अभी तो आपका मंकी पॉक्स भी चल रहा है जो कि चेचक वाला जैसा सिमिलरिटी देखा जाता है। फिर पोलियो हो गया, पीलिया हो गया, रेबीज हो गए, ये सारे वायरसेस होने वाले रोग है ना। और बैक्टीरिया में अगर बात कर ली जाए तो टेटनस होता है, निमोनिया होता है, टाइफाइड होती है, हैजा रोग होता है ना, हैजा क्षय रोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाना, विषाणु जनित रोग नहीं है ये एक्चुअली प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ई सी हो जाएगा। चलिए आपको पता ही है आँख में जो आता है ना वो देखने की क्षमता कम हो जाती है, रतौंधी होता है, तो वो एक्चुअली में होता है ना गठिया, पता नहीं कहाँ से आ गया। चलो अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में काम करता है या जाना जाता है? तो दोस्तों आपको पता ही है सुसाइडल बैग, लाइजोसोम, और इसकी खोज सर्वप्रथम डुवे ने करी थी दोस्तों 1955 में, याद रखिएगा डुवे ने, डी डुवे ने करी थी दोस्तों, डी डुवे। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन का बात कर रहा है दोस्तों, फूड का नहीं। फूड का होता तो मुंह हो जाता, लेकिन प्रोटीन का बात कर रहा है तो प्रोटीन पे कहाँ होगा दोस्तों? तो अमाशय में होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है। अमाशय में रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, और रेनिन जो होता है वो दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, जबकि पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को खंडित करके तोड़ के उसको सरल पदार्थों में पेप्टोस और पेलिप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है ना दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे और फसलों का एक बृहद पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व है? कौन सा है दोस्तों? तो होता है मैग्नीशियम, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम, ना कि मैग्नीज। यहाँ कन्फ्यूजन करने वाला 2 ऑप्शन लिखा हुआ है, मैग्नीज और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हो जाएगा दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा अंडाशय। ये आपका मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता ही है।
राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक, सेप्रोफाइट्स फंगस है, कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पेनिसिलियम, है ना। पेनिसिलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऐसे भी याद रखना है। पेनिसिलियम जो होता है वो सेप्रोफाइट्स फंगस होता है दोस्तों। चलिए, ऐसे ही यहाँ पे कुछ मैथ के प्रॉब्लम्स है और रीजनिंग के, तो ये भी आप देख लेंगे दोस्तों। बाकी हम लोग जीके वाले प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ऐसे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व भी कराए हुए, तो आप इजीली देख सकते हो ना। आकृति यहाँ पे पूछी जा रही है, तो ऐसे ऐसे करके देख सकते हो ना, बहुत इजी है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने शॉर्टकट में ये सारी चीज़ें बताई हुई है, और ये भी सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैंने दिखाई हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहुत ईजी रहता है ये। देखो यहाँ पे कुछ ट्रेन की भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको करा ही दूँ, है ना। बाकी सारी के सारी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी है दोस्तों, देख लो यहाँ पे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही ईजी रहेगा, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया दोस्तों? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो वो गुरदासपुर में शुरू किया गया था ना, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ पे? गुरदासपुर में शुरू किया गया था। किस स्थान पे किया गया था? गुरदासपुर में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, कोलकाता में 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? किसके साथ करी थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये मुस्लिम लीग के साथ मैत्री करी थी दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मुस्लिम लीग के साथ। मुस्लिम लीग के साथ ही इन्होंने संपर्क स्थापित करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, वहीं पे करने का एक्चुअली निर्णय लिया गया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? कलकत्ता के हॉलवेल स्मारक को नष्ट करना था, जो ब्लैकवेल त्रिशदी की याद दिलाता है। आपको पता है ब्लैकवेल त्रिशदी। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो उसके संस्थापक थे दोस्तों एन एम जोशी, है ना। इन्होंने 1920 में इसकी स्थापना करी थी दोस्तों, एन एम जोशी, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सप्त क्रांति, 7 क्रांतियाँ का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था दोस्तों? तो ये आपका राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था दोस्तों, है ना। इसके अंतर्गत पुरुष, महिला, जाति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर इनका बल दिया गया था दोस्तों, इसी पे बल दिया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन चलिए सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया? तो ये दोस्तों भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इब्न बतूता इसमें से किस दिल्ली सल्तनत के दूत के रूप में चीन गया था दोस्तों? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में गए थे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दूत के रूप में इब्न बतूता को चीन भेजा था दोस्तों। चलिए, अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? किस भाषा में लिखी गई थी किताब उल हिंद? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों बौद्ध संगतियों की, तो आपका दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक में हुआ था दोस्तों, और तीसरा अशोक में हुआ था। मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, देखो। सबसे पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, याद कर लेना। तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क, याद है दोस्तों। और कहाँ कहाँ पे हुई थी इसको अगर आपको देखना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं अंत में इसका बता दूंगा, एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इसको ट्रिक से कैसे याद करें, किस राजा ने किसके शासनकाल में हुआ और कहाँ पे हुआ, ये इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, इजीली याद हो जाएगा। चलिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अपना अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है दोस्तों? पशु बलि की निंदा किस
लेख में की गई है? किस शिलालेख में की गई है दोस्तों? तो वो पहला शिलालेख था इनका, जिसमें पशु बलि की निंदा की गई थी दोस्तों, है ना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था दोस्तों? तो शैव धर्म का था, इसी ने बौद्ध वृक्ष को कटवाया था दोस्तों, है ना। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, शैव धर्म। चलिए निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है दोस्तों? तो ये लेसोथो को कहा जाता है। लेसोथो एक्चुअली अफ्रीकी महाद्वीप में है दोस्तों, जिसकी राजधानी मसेरू है, और इस देशों की भेड़ों से उत्पादित महयर ऊन विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों, महयर ऊन, है ना, याद रखिएगा। चलिए मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? मिसिसिपी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये सुपीरियर झील से निकलती है, सुपीरियर झील, है ना। मिसिसिपी नदी सुपीरियर झील से निकलती है दोस्तों, और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है जाकर, और यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी है, और यह नदी पंछी या पंजा डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों, बर्ड फूड डेल्टा, याद रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुपीरियर झील। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ये कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है दोस्तों, लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप है दोस्तों समूह का। और कोको जल मार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है दोस्तों, और जहाँ चीन में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपका सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र सभी के सभी हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश में है दोस्तों? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है सबसे भंडार सोने का बड़ा, फिर उसके बाद आता है आपका दक्षिण अफ्रीका, फिर आता है रूस, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया में है, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर आपका रसिया है दोस्तों, है ना, रसिया इधर नहीं दिया हुआ है, तो रसिया 3 नंबर पे आता है दोस्तों। परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया परीक्षा बांध। इसका जलाशय बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा पावर स्टेशन द्वारा उपयोग किया जाता है दोस्तों, उसके उपयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो दोस्तों ये मेघालय में स्थित है दोस्तों, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो आपका सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिक्किम के बाद मिजोरम आता है दोस्तों, फिर अरुणाचल प्रदेश, और फिर गोवा, फिर नागालैंड दोस्तों, ना, याद रखिएगा। चलिए प्रकृति की ओर लौट का नारा किसने दिया था? प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा रूसो के द्वारा दिया गया था दोस्तों, रूसो के द्वारा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय खेल तिथि किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों? तो वो थे अश्वघोष, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। चलिए इसके अलावा अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 के 1 में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन्यजीव सुरक्षा का उल्लेख है दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे थे दोस्तों? तो जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। और इसके बाद इनका निधन हो गया था एक्चुअली में दोस्तों। अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात की जाए तो 1 साल 11 महीने तक राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों, याद रखिएगा, 1 साल 11 महीना, है ना। चलिए देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों अब तक 6 हुए हैं ऐसे प्रधानमंत्री,
जो कि पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे किसी राज्य के, जिसमें से सबसे पहले मोरारजी देसाई जो कि महाराष्ट्र के प्रधान मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पीवी नरसिम्हा राव जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एचडी देवगौड़ा जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद छठे आपको पता ही होगा दोस्तों, पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी, जो कि गुजरात के पीएम हुआ करते, सॉरी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे दोस्तों। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी दोस्तों? लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी दोस्तों? तो ये 500 निश्चित की गई थी, है ना। और उसके बाद ही संशोधन कर करके इसको बढ़ाते चला गया है दोस्तों, जबकि अभी आपके 543 है दोस्तों इसे। लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 500 थे दोस्तों। चलिए, भारतीय संसद के द्वितीय तथा उच्च सदन का गठन कब किया गया था दोस्तों? उच्च सदन का गठन तो 3 अप्रैल 1952 में किया गया था दोस्तों, है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट नाम से राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किया गया था दोस्तों, है ना। इसमें राज्यों से सदस्य होते हैं, आपको पता ही है। और ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिनिधित्व होते हैं एक्चुअली। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत ये किया गया था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? तो ये आपका जर्मनी से प्रेरित है दोस्तों। जर्मनी, हिटलर, आपातकाल। चलिए, याद रखिएगा। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था दोस्तों? तो यहाँ डेट पूछ रहा है। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रस्ताव रखा था और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई थी दोस्तों, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती हैं? ऋणात्मक आवेश किसमें होती है दोस्तों? बीटा किरणें, बीटा कण। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है दोस्तों? MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसमें आपका ऑक्सीकरण संख्या 4 हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी, है ना। अगर हम लोग देखें Mn की बात कर रहा है तो इसको x मान लेते हैं, क्योंकि इसी को फाइंड आउट करना है। x प्लस आपका ऑक्सीजन के यहाँ पे -2, है ना, इंटू 2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग, क्योंकि O2 है ना। अब देखते हैं, तो 2 2 के 4 हो गया दोस्तों। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 होती है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, तो x बराबर 4 हो जाएगा दोस्तों, 2 2 के 4। Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 4 हो गई यहाँ से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? कौन सा तत्व है दोस्तों? तो देख लेते हैं। रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर। तो यहाँ पे हीरा हो जाएगा दोस्तों, एलिमेंट है। चलिए, मणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो कैसे जाने जाते हैं दोस्तों? तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण जाने जाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड से जाने जाते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? सबसे कम वायु प्रदूषण कौन करता है दोस्तों? देखते हैं यहाँ पे। डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, मिट्टी तेल। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन सबसे कम करेगा दोस्तों इन चारों में से। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि क्यों भाई, क्यों है? तो दोस्तों, इसका जो द्विध्रुव अघूर्ण होता है ना, वो अधिक होता है, मैक्सिमम होता है दोस्तों, है ना। द्विध्रुव अघूर्ण अधिक होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो ये आयोडीन हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? तो ऐसी कौन सी जनजाति है दोस्तों जो दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है दोस्तों? तो ये आपका थारू जनजाति है दोस्तों, है ना। और ये जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, थारू जनजाति। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में होता है, उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखते हैं दोस्तों।
ब्राज़ील कैंपस, है ना। फिर आपका हंगरी, पुस्टॉज, ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली वेल्ड, तो एक्चुअली आपका गलत है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान को डाउल्स कहते हैं दोस्तों, जबकि यहाँ पे सारे के सारे घास के मैदान दिए हुए हैं, है ना। जबकि अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं ना, तो यह अफ्रीका हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान कौन नहीं करता है दोस्तों, यही बताना है आपको। तो SO2 होता है दोस्तों। SO2 जो है वो प्रदान नहीं करता है एक्चुअली में। इसका जो मुख्य रूप से मीथेन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, प्रभावित करने वाला गैस होता है दोस्तों। SO2 नहीं, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत होता है कोयला दहन, है ना। कोयला जब जलता है तो सल्फर मैक्सिमम होता है ना, सल्फर। SO2 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, SO2 का फॉर्मूला भी यही होता है ना, सल्फर। चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, बाकी यहाँ मैथ के क्वेश्चन है जो कि हम PDF में प्रोवाइड करा देंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे, कमेंट करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है दोस्तों? हेलसिंकी, तो ये फिनलैंड की राजधानी है दोस्तों, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी डेनमार्क की, तो कोपेनहेगन हो जाएगा, और नॉर्वे की ओस्लो हो जाएगी दोस्तों, और स्वीडन की स्टॉकहोम, है ना, याद रखिएगा। स्वीडन की स्टॉकहोम राजधानी है, नॉर्वे की ओस्लो, डेनमार्क की कोपेनहेगन, और फिनलैंड हेलसिंकी, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।